Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO examination that is for the year 2025, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, as part of which आज हम लोग करने वाले हैं Labor Laws Payment of Bonus Act 1965. Now why is this important? ये अभ्यास सीरीज जो हमने लॉन्च किया, see when it comes to the labor laws and industrial relations, जो 120 MCQs आते हैं आपके UPSC EPFO के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम में, उसमें से 15 प्लस MCQs इसी में से आते हैं, ठीक है. एंड अगर आप बेसिक्स भी बहुत थोड़ा सा इससे पढ़ लोगे तो 10 प्लस MCQs तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेटेज दैट इट हैज गॉट एंड द काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट इट हैज गॉट. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको अपना जो कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर करना है तो ये अगर IR एंड LL जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज ये करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगा, ठीक है. सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है EduTap की तरफ से. EduTap हैज कम अप विद एन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डी कोडेड सिलेबस एक्सेट्रा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज विद दैट ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हमें कितने डेप्थ तक जाना है किसी भी टॉपिक का, राइट. सो ऑल दैट एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड किया गया है इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ठीक है. तो इसमें ये गाइड बुक में आपको ये सारे डिटेल्स जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, वो पूरा आपको मिल जाएगा. सो इसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा. आपको उस पर क्लिक करेंगे तो 1 or 2 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड आपके ईमेल ID पे ही आपका पूरा ये मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाएगा, मतलब दे विल सेंड ऑल दैट मटेरियल, ठीक है. एंड विद दिस यू कैन मेक योर जर्नी, जो आप जर्नी आप स्टार्ट किए हैं टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, वो बहुत स्मूथ रहेगा, बिकॉज इट इज़ वन पॉइंट सोर्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू want related to the UPSC EPFO examination, ठीक है. so please download the आप please लिंक पे आप क्लिक करके यू कैन डाउनलोड द कंटेंट. यस, विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. जो हमारा है आज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये किस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है. नाउ व्हेन वी लुक एट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये उन एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्लाई होगा वेयर 20 or more persons are employed on any day during an accounting year, ठीक है. लास्ट अकाउंटिंग ईयर में अगर 20 प्लस वर्कर्स वहाँ पे काम किया है, देन दिस एक्ट वुड बी एप्लीकेबल टू सच एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग द फैक्ट्रीज, ठीक है. Moving on to our next question. As per the provisions of the Payment of Bonus Act 1965, person shall be considered as an employee whose salary or wage does not exceed, मतलब इन लोगों को इस वाले इसमें ले आया गया है सो दैट उनका एक मिनिमम बोनस मिले और एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रखे बोनस का. ओके, फॉर दैट दे सेड दैट इन एम्प्लॉयज को हम लोग कंसिडर करेंगे अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एंड द थ्रेशोल्ड दैट इज अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय हुज सैलरी और वेज डज नॉट एक्सीड. यहाँ पे वेज की बात करें दैट वुड बी 21,000, ठीक है. ये हो गया हमारा दूसरा. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. A textile factory employed 22 workers in 2022, making it covered under the Payment of Bonus Act 1965. In 2024, due to automation, the number of workers reduced to 15. The government has not issued any notification extending the act to establishments with 10 to 19 workers in that area. Is the factory still required to pay the bonus to its employees? Now, सबसे पहले मैंने एलिजिबिलिटी के लिए क्या बोला है, एप्लीकेबिलिटी के लिए एटलीस्ट 20 मेंबर्स, 20 प्लस वर्कर्स वहाँ पे काम करना चाहिए, 1. दूसरा एक और कैचे है, अगर गवर्नमेंट चाहती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो इस एक्ट को लागू कर सकती है इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस दैन 20, बट दैट ऑलवेज शुड बी ग्रेटर दैन 10. 2 months का नोटिस पीरियड दे सकती है एंड इट कैन से दैट अच्छा आपके यहाँ 20 से कम है बट 10 से ज्यादा है, इवन देन वी वांट टू अप्लाई दिस एक्ट टू योर एस्टैब्लिशमेंट एज वेल. वो पूरा सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है. नाउ इस फैक्ट्री में अभी पहले
22 मेंबर्स वर्क करते, विच इज थ्रेशोल्ड 20 से ज्यादा है, सो ये एक्ट एप्लीकेबल था. बट नाउ यहाँ पे 15 मेंबर्स ही काम कर रहे हैं एंड उस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल भी नहीं बनाया वहां पे उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जहां पे 10+ वर्कर्स या लेस देन 20 वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल होगा करके नोटिस 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड देकर कुछ भी नहीं किया है. सो व्हाट डू यू थिंक, ये एप्लीकेबल होगा उनके लिए, यस या नहीं होगा? See, when it comes to such a situation, yes, this act would be applicable, because once the act becomes applicable, it continues to apply even if the number of employees fall below the threshold. Once applicable, always applicable principle के ऊपर है ये. So here C would be the right answer. Moving on to our next question. As per the Payment of Bonus Act, how is bonus computed in establishments having multiple departments or branches? Now यहाँ पे ना simple thing, बहुत logical वाला है. अगर उस particular department का अलग से अपना P&L account maintain कर रहा है तो obviously उनके लिए अलग से payment of bonus करना पड़ेगा, क्योंकि उसका P&L अलग है तो उसका profit अलग निकलेगा ना. profit अलग निकलेगा तो फिर allocable सरप्लस वो अलग निकलेगा, राइट? अलग करना पड़ेगा. अगर इफ दे आर ट्रीटेड एज सेम एज एस्टैब्लिशमेंट, then in that case it would be same. So here all departments or branches are treated as parts of the same establishments, same establishment, unless each has its own separate balance sheet and profit and loss account. बहुत लॉजिकल वाला है ये. So it B is the answer for this. So moving on to our next question. An establishment has an available surplus of 10 lakhs in an accounting year. मतलब इतना उन्होंने, मतलब पूरा सारे ओवरहेड सब निकालने के बाद इतना उनके पास बचा है. It is a company but not a banking company and has not made arrangements for declaration and payment of dividends within India. कोई डिक्लेरेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया है. Now what will be the allocable surplus for the purpose of bonus computation under the Payment of Bonus Act? Such companies, no, where they haven't made any arrangement for declaration and there is available surplus, then उसमें उनका 67% allocability होगा. ठीक है, मतलब 10 lakhs का 67% मतलब 6.7 lakhs वो बोनस में दे सकते हैं. ठीक है, अगर अदर देन व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर, अगर किसी ने अरेंजमेंट किया है डिक्लेरेशन का एंड ऑल दैट, देन इन दैट केस इट वुड बी 60%. ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Under Payment of Bonus Act 1965, an employee becomes eligible for bonus if he or she has worked in the establishment for at least how many working days in an accounting year? Now कुछ दिन काम करने के बाद ही वो eligibility मिलेगा उसको, right? कि उसको ना बोनस मिल सके. In that case, the employee will become eligible if he or she has worked in the establishment for at least 30 days. 30 days तक काम करेंगे, then they will become eligible, अगर उस साल के लिए वो बोनस वाला है तो. ठीक है, yes. Moving on to our next question. As per the Payment of Bonus Act 1965, what is the minimum bonus payable by an employer to an employee in an accounting year? ठीक है, सो हियर इन दिस केस मिनिमम बोनस एटलीस्ट 8.33% तो पे करना पड़ेगा ऑफ द सैलरी और वेजेस, ओनली इफ द एम्प्लॉयर हैज द applicable wages. No, whichever is higher, this is the correct answer. 8.33% of the salary or wages or 100 rupees, whichever is higher, that उतना तो मिनिमम बोनस पेएबल होगा. ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना होगा? नॉट मोर देन 20% ऑफ द एलिकेबल सरप्लस, जो भी एलिकेबल सरप्लस होगा. ठीक है, एंड नो सॉरी, एलिकेबल सरप्लस तो अलग है जो उनके अवेलेबल होगा. ओके, दिस इज द अमाउंट, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई. सो 8.33% तो उतना उनको पे करना पड़ेगा. ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम 20% तक जा सकते, दैट मच दे कैन पे. नाउ अभी हमने एक और चीज बोली थी, एम्प्लॉय का मिनिमम वेज 21,000 होगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय देयर एंड फॉर देम दिस वुड बी एप्लीकेबल, राइट? नाउ हियर द एम्प्लॉय अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ 20,000. द मिनिमम वेज फॉर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एज पर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज 9,000 per month. For the purpose of bonus calculation under the Payment of Bonus Act 1965, what salary amount will be taken into account? Now salary 21,000 से कम है, but still जो threshold लेते हैं हम लोग फॉर पेमेंट ऑफ बोनस कैलकुलेशन, दैट वुड बी 7,000 ओनली, और 7,000 और
as per the or the minimum wage as fixed by the appropriate government, whichever is higher, दोनों में जो भी है, that is for example here in this case only minimum wage by appropriate government. Now in this case ये तो इसका सैलरी 20,000 हो गया, मतलब 21,000 से कम है, so is eligible. दूसरा है हम लोग 7K तक 7K का कर सकते हैं, बट here वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मिनिमम वेज है 9,000 पर मंथ, ठीक है. Now as I said 7K or minimum wages as approved by the government, whichever is higher that would be applicable. So in this case जो भी बोनस इसको मिलेगा, be it 8.33% of the wage और 20% अगर मैक्सिमम 20%, that would be applicable to the 9,000 पर मंथ के बेसिस पे, इस वेज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होके उसको उतना बोनस मिलेगा, ठीक है. Now moving on to our next question. In an establishment, the allocable surplus for an accounting year is 30 lakhs. Okay, while the maximum bonus payable to the employee for that year is 25 lakhs. According to the Payment of Bonus Act 1965, what will happen to the excess? Now allocable surplus इतना है, लेकिन maximum bonus के लिए 25 lakhs ही पड़ रहा है उनको, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं दे सकते, right? So here 20% तो थ्रेशोल्ड है, ठीक है. अगर उनका कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड वो है, वो फिर अलग एग्रीमेंट होगा, वो यहाँ पे वो इसके लिए कंपेरेबल नहीं है, ठीक है. सो 5 lakhs बच रहा है, what can be done with that? It will lapse and continue to be used, cannot be used in future years? No. It shall be carried forward as set on for up to 4 succeeding accounting years subject to a limit of 20% of the total salary or wages. मतलब उतना वो 4 years तक उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, that can be used for future जो वेज पेमेंट बोनस पेमेंट्स के लिए. सो हियर बी वुड बी द राइट आंसर. इट मस्ट बी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो, नॉट लाइक दैट. इट विल बी डिपॉजिट, नो, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट दे कैन डू, सो दैट फ्यूचर ईयर्स में एटलीस्ट अप टू 4 years, मतलब इस साल का अगर उन्होंने किया है, सो नेक्स्ट 4 years अगर मतलब एक्सेस निकला है, सो नेक्स्ट 4 years तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस अमाउंट को. इट नो सेट ऑफ का भी वैसे ही, नहीं दे पाए, नहीं हुआ सरप्लस, तो दैट ऑल्सो दे कैन से यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा इस साल के लिए, सो देन सेट ऑफ, मतलब नेक्स्ट 4 years तक उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. अगर उस टाइम पे कुछ एक्सेस निकला तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं. बोथ द केस इट इज कॉल्ड एज सेट ऑन एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इन द केस ऑफ न्यूली सेट अप एस्टैब्लिशमेंट्स फ्रॉम विच अकाउंटिंग ईयर डू द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ स्टार्ट अप्लाइंग इन द सेम मैनर एज फॉर एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट. नाउ जब भी ऐसा कुछ होता है न्यू एस्टैब्लिशमेंट से, वो फर्स्ट ईयर से उनका नहीं होता है. फर्स्ट 5 years उनको कोई सेट ऑन या सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं. जितना है सरप्लस है तो जितना पे करना पे कर सकते हैं, बाकी दे कैन यूटिलाइज फॉर द कंपनी इटसेल्फ, वो किसी और जगह पे वो यूज कर सकते हैं वो अमाउंट को. बट फ्रॉम द 6th year दे हैव टू डू दैट इज सेट ऑफ एंड सेट ऑन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ठीक है. नाउ अप्लाई होगा, लेकिन अब 6th year में है तो ओनली 5th and 6th year का जो है सेट ऑन सेट ऑफ, जो भी सरप्लस होगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट होगा, दैट वुड बी सेट ऑन, मतलब यूज कर सकते हैं. 7th year में 6th year का 5th year का 6th year का एंड 7th year का, ओके, ओनली 3 years. 8th year से आप लोगों का 4 year वाला रूल अप्लाई होगा एज इन केस ऑफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट. सो दैट्स द रीजन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ओके, 6th year से एप्लीकेबल होगा, नो डाउट, लेकिन फॉर एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट होगा फ्रॉम 8th year ओनली, क्योंकि 4 years का यहां से लागू होगा. नो, यहाँ पे 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है, 4 years का आ गया है. सो हियर इट वुड बी फ्रॉम 8th अकाउंटिंग ईयर, उनका नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह 4 years का सेट ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. सो प्लीज थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्या पूछा गया है. नॉर्मली पूछा गया है तो सेट ऑन सेट ऑफ कब अप्लाई होगा, नॉर्मल, दैट वुड बी यू कैन से इट एज 6th year, बट अदरवाइज अगर फॉर एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट की तरह हो रहा है, मतलब 4 years वाला जो प्रिंसिपल है, दैट वुड बी फ्रॉम 8th अकाउंटिंग ईयर, ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एस्टैब्लिशमेंट क्लोजेस इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 31st March 2025. देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोनस. देन बाय व्हाट लेटेस्ट डेट मस्ट द एम्प्लॉयर पे द बोनस टू द एम्प्लॉयज एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक्सक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन बाय द गवर्नमेंट.
ठीक है ना। गवर्नमेंट 2 years तक वो एक्सटेंशन दे सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। एंड अगर कुछ डिस्प्यूट है तो विद इन 1 month उनको वो पे करना पड़ेगा, वो अलग बात है। कुछ डिस्प्यूट हुआ एंड किसी लेबर कोर्ट ने बोला, एक वर्डिक्ट दिया है या अवार्ड दिया, मतलब सेंटेंस अवार्ड किया है, इन दैट केस 1 month से पहले करना पड़ेगा। बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, इमीडिएटली फ्रॉम दैट विद इन 8 months payment of bonus should be done to that employee. So here in this case 31st March है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो 30th नवंबर तक उनको वो पे कर देना चाहिए। सो here B is the correct answer, ठीक है। मूविंग ऑन टू our next question. Under the Payment of Bonus Act 1965, if an employee is not paid the bonus to him under a settlement, award or agreement in either of all these cases, within what time period can he or his authorized person or his जो उनका लीगली है apply to the appropriate government for the recovery of such dues? कब कर सकते हैं? within 1 year from the date the money became due. उस दिन से 1 year के अंदर वो कंप्लेंट कर सकते हैं टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द ड्यूज, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, an agreement is made between the employees and the employer for payment of bonus linked with production or productivity in lieu of profit based bonus. Which of the following is correct? ना वो बोलेंगे कि आप एक दिन में आप 100 यूनिट्स करेंगे तो नॉर्मली 80 यूनिट्स है, लेकिन आप 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको पर यूनिट एक 1% या फिर 0.5% का आपको बोनस मिलेगा, उसका जो भी कॉस्टिंग होगा वॉट एवर बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगर उस तरह से है तो उनको ये मिनिमम बोनस वाला एप्लीकेबल नहीं होगा. That's what the question says. So here such agreement is valid. वो तो कर सकते हैं ऐसे agreement, no doubt. But employees cannot be deprived of the statutory minimum bonus and the bonus cannot exceed 24% of the salary or the wages. जो मिनिमम बोनस है वो भी देना पड़ेगा, लेकिन जो बोनस टोटल होता है that cannot exceed 20% of the salary or the wages. So ये उसका रूल है. So here A is the correct answer. So वो भी applicable रहेगा. Moving on to our next question. Ramesh works as an officer in the Life Insurance Corporation of India. His friend Suresh works as a clerk in a private manufacturing company. Both demand payment of bonus under the Payment of Bonus Act 1965. Okay, who among them is entitled to receive the bonus under the act? Now LIC, NABARD, National Housing Board या फिर ऐसे कुछ कंपनीज हैं, RBI etc. उनको they will not be brought under the Payment of Bonus Act 1965 क्योंकि उनके अपने अलग रूल्स है पेमेंट बोनस पेमेंट का. So here in this case only सुरेश को यहाँ पे मिलेगा as the act does not apply to the LIC employees. So here C would be the correct answer. ठीक है. So this is all from my end. Hope you have liked this session and I request you all to please utilize these questions for your preparation so that आपका preparation में ये use हो सके. And before winding up एक छोटा सा announcement है EduTap की तरफ से, wherein they are उन्होंने 3 courses majorly launch किया है. Okay, for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination. So उसमें उन्होंने 3 courses launch किया है. 3 courses में सबसे पहला course है master course. Now what does this master course do? Now इस master course उन बच्चों के लिए है जो अपना प्रिपरेशन पूरा एक ही जगह से करना चाहते हैं, मतलब दे वांट ऑल द कंटेंट एसोसिएटेड विथ वेरियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस. सो उनके लिए ये है. सो इन दिस ऑल द जो भी सब्जेक्ट्स है यूपीएससी, ईपीएफओ, बीट, एपी, एपीएफसी और ई और एओ, सभी के लिए द कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इन द फॉर्म ऑफ आपके वीडियोस, लाइव क्लासेस, चैप्टर क्विजेस, व्हाट नॉट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. अलॉन्ग विद दैट एक वीकली स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे कुलदीप सर आपको समझाएंगे कि इतना सारा कंटेंट है तो आपको इस कंटेंट को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है ना. दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ना ये उन बच्चों के लिए बेटर है जो कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए वो चाहते हैं कि उनको कंटेंट चाहिए, मतलब
कोर्स चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई सारे एग्जाम्स देते रहते हैं, उसमें कई सारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कई बार ये कॉमन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल कॉमन नहीं रहते, एक्सक्लूसिवली उसी एग्जाम में होता है, जैसे नाबार्ड में ARD हो गया, राइट, एंड इस वाले में आपका हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, पॉलिटी एक्सेट्रा। सो इन सच केसेस स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर दैट स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स ओनली जो उनको चाहिए, ठीक है। विद दैट ये उन बच्चों के लिए जो उस तरह के कोर्सेस ही चाहिए। सो that course is also is made available for you. Now third one है टेस्ट सीरीज। Now here ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि अपना कोर्स पूरा खुद से पढ़ रहे हैं एंड दे वांट सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, एंड ऑल्सो एक मॉक टेस्ट ऐसा चाहिए उनको जो बिल्कुल एग्जामिनेशन का फील दिलाए उनको, उस तरह का लेवल वाला पेपर, उस तरह के क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सो फॉर ऑल दोज टेस्ट सीरीज वाला जो कोर्स है that would be the best. So all these 3 courses have been exclusively are being offered currently for the students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए है, आप उस पर क्लिक करके आपका जो भी रेलेवेंट कोर्स है आप खरीद सकते हो। एंड दूसरा, अगर आपको कुछ डाउट है देन यू कैन ऑलवेज reach out to any of the members from the team and get your doubts clarified. So with this I'm winding up the session. A very thank you to you all कि आप यहाँ तक लास्ट तक आप क्लास अटेंड किए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जो भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है। एंड थैंक यू वंस अगेन, हैव ए ग्रेट डे हेड, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।